मन की बात का 102वां एपिसोड आज पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के चलते आखिरी रविवार से एक हफ्ते पहले होगा टेलीकास्ट। उत्तर भारत में फिर भूकंप के झटके, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हिली धरती, जम्मू कश्मीर का कटड़ा केंद्र 4.1 रही तीव्रता। न्यूयॉर्क में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। 180 से ज्यादा देशों के लोग होंगे शामिल। यूएन हेडक्वार्टर में होगा आयोजन। हरियाणा में भाजपा का मिशन 2024, सिरसा में आज अमित शाह की रैली। रात को पुलिस ने आप नेता घरों में किए नजरबंद। बलिया में भीषण गर्मी और लू का कहर, 72 घंटों में 54 लोगों की मौत। सिर्फ 15 जून को 23 की गई जान। राजस्थान में बिपरजॉय की बारिश से 2 बांध टूटे। सांचौर में बाजार घर खाली कराए। बाड़मेर, सिरोही, जालोर में बाढ़। 36 घंटे से जारी है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब सीधा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनाते हैं। तो आज 102वां संस्करण होगा और कार्यक्रम 25 जून की बजाय 18 जून को हो रहा है। महीने के अंत में है पीएम मोदी के विदेश यात्रा, जिसके चलते ये मन की बात का कार्यक्रम आज होगा और अब सीधा आपको सुनाएंगे। और इससे बढ़िया क्या होगा? जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया। मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों में बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज़्यादा अच्छा किया, ये बढ़िया किया। लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छाशक्ति को देखता हूँ तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूँ। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। 2 दिन बाद ही कच्छ के लोग अपना नया वर्ष यानी आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं। ये भी संयोग है कि आषाढ़ी बीज कच्छ में वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मैं इतने साल कच्छ आता जाता रहा हूँ, वहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है और इसके लिए कच्छ के लोगों का हौसला और उनकी जिजीविषा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 2 दशक पहले के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा, आज वही जिला देश के तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है, उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। पिछले महीने मन की बात में ही हमने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा की थी।
इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसा ही एक दृश्य अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला। ये इलाका ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है। 5 दशक के इंतजार के बाद यहाँ नीलवंडे डैम की कैनाल का काम अब पूरा हो रहा है। कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनाल में पानी छोड़ा गया था। इस दौरान जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली थी। गांव के लोग ऐसे झूम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो। साथियों, जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे याद है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने उस पवित्र भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था। ये हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनौती है टीबी की, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को
जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। और ये पुण्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। मुझे खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने, ग्राम प्रधानों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने गांव में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे। नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र श्रीमान दिकर सिंह मेवाड़ी जी ने टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया है। ऐसे ही किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटे हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साथी भी पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 साल की बेटी नलिनी सिंह का कमाल देखिए। बिटिया नलिनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है। आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है, लेकिन एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर्जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं। ये सभी उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरक भी हैं। कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। इसी का एक उदाहरण है जापान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल रामनाथ जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृति और पर्यावरण के बारे में गहराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका ये गार्डन अब एक बायोडायवर्सिटी जोन बन चुका है। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी प्रेरणा दी। इसके बाद राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। अब इतना खूबसूरत नाम तो एक शिक्षक ही रख सकता है, विद्यावनम। रामनाथ जी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वैरायटीज के 450 से अधिक पेड़ लगाए गए। उनके स्टूडेंट्स भी इनके रखरखाव में उनका हाथ बटाते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आम नागरिक काफी भीड़ उमड़ती है। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था। कच्छ में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में
मियावाकी पद्धति से स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है। इसी तरह अंबाजी और पावागढ़ में भी मियावाकी मेथड से पौधे लगाए गए हैं। मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में भी एक मियावाकी उद्यान तैयार किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। सिंगापुर, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मैं देशवासियों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। इसके जरिए आप अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल हमारे देश में जम्मू कश्मीर की खूब चर्चा होती है। कभी बढ़ते पर्यटन के कारण तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण। कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है, लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहाँ की महिलाएं आई, जैसे कि एक बहन है इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज्यादा पशु हैं और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं। एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। इसी जून में एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुई। इसमें भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप 3 में रहा। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उनमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिताएं हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। जैसे कि
लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने पेरिस डायमंड लीग जैसे प्रतिष्ठित आयोजन में देश को ब्रॉन्ज दिलाया है। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला मेडल है। ऐसी एक सफलता हमारी अंडर 70 वुमेन रेसलिंग टीम ने किर्गिस्तान में भी दर्ज की है। मैं देश के इन सभी एथलीट्स, उनके पेरेंट्स और कोचिज सबको उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत होती है। आज देश के अलग अलग राज्यों में एक नए उत्साह के साथ खेलों के आयोजन होते हैं। इनसे खिलाड़ियों को खेलने, जीतने और हार से सीखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें युवाओं में खूब उत्साह और जोश देखने को मिला। इन खेलों में हमारे युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी, अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले 3 स्थानों पर रही है। साथियों, ऐसे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इनसे युवा खिलाड़ियों की कई इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सामने आती हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के शुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साल बेंगलुरु में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वे स्टेपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी की सरस्वती कुंडू अपनी कबड्डी टीम की कैप्टन है। वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंची है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एथलीट्स को टॉप स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, परसों यानी 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है।
ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े उत्सव की चर्चा करते हुए मैं देश के राजभवनों में हुए दिलचस्प आयोजनों का भी जरूर उल्लेख करूंगा। अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजिक और विकास कार्यों से होने लगी है। आज हमारे राजभवन टीबी मुक्त भारत अभियान के, प्राकृतिक खेती से जुड़े अभियान के ध्वजवाहक बन रहे हैं। बीते समय में गुजरात हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, सिक्किम हो, इनके स्थापना दिवस को अलग अलग राजभवनों ने जिस उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। ये एक बेहतरीन पहल है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त बनाती है। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात रंग बिरंगे मोतियों से सजी एक सुंदर माला है, जिसका हर मोती अपने आप में अनूठा और अनमोल है। इस कार्यक्रम का हर एपिसोड बहुत ही जीवंत होता है, हमें सामूहिकता की भावना के साथ साथ समाज के प्रति कर्तव्य भाव और सेवा भाव से भरता है। यहाँ उन विषयों पर खुलकर चर्चा होती है जिनके बारे में हमें आमतौर पर कम ही पढ़ने सुनने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि मन की बात में किसी विषय का जिक्र होने के बाद कैसे अनेकों देशवासियों को नई प्रेरणा मिली। हाल ही में मुझे देश की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना आनंदा शंकर जयंत का एक पत्र मिला। अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिसोड के बारे में लिखा है जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में चर्चा की थी। उस कार्यक्रम में हमने इस फील्ड से जुड़े लोगों की प्रतिभा को एक्नॉलेज किया था। मन की बात के उस कार्यक्रम से प्रेरित होकर आनंदा शंकर जयंत ने कुट्टी कहानी तैयार की है। ये बच्चों के लिए अलग अलग भाषाओं की कहानियों का एक बेहतरीन संग्रह है। यह प्रयास इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव
और गहरा होता है। उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए हैं। मैंने आनंदा शंकर जयंत के इस प्रयास की विशेष तौर पर इसलिए चर्चा की क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देशवासियों के अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इससे सीखकर वे भी अपने हुनर से देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही तो हम भारतवासियों का वो कलेक्टिव पावर है जो देश की प्रगति में नई शक्ति भर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही। अगली बार नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बारिश का समय है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिए, संतुलित खाइए और स्वस्थ रहिए। हाँ, योगा जरूर कीजिए। अब कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने को है। मैं बच्चों से भी कहूंगा कि होमवर्क लास्ट दिन के लिए पेंडिंग ना रखें। काम खत्म करिए और निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें कही गई हैं और जनमन से सीधा संवाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना है। और मन की बात में कार्यक्रम में आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही हैं। एक तरफ जहां बारामूली में डेयरी फार्म का चलन बढ़ा है तो वहीं दूसरी ओर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्हें अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करने की सलाह भी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। और मन की बात का आज 102वां एपिसोड आपने सुना। खेलो इंडिया के आयोजन को सराहनीय कदम बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुना है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की भी बात आम जनमानस से की है। तो मन की बात का संबोधन आज आप सबने सुना। योग दिवस को लेकर देश में उत्साह की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम हुआ तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम को सुना है। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही है। देश विदेश में मन की बात का 102वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ है। और आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कई अहम बातें की गई हैं। आज नन्हे मुन्ने बच्चों से उन्होंने जल्द से जल्द अपना होमवर्क कंप्लीट करने की भी बात कही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आर्य। हम बात कर रहे थे कितनी सुरक्षित हैं दिल्ली में महिलाएं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने 2 महिलाओं के गोली मारी है। और बेखौफ बदमाशों ने 2 महिलाओं के गोली मारी। बताया जा रहा है कि हमलावर महिलाओं पर गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गए बदमाश। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। लोकल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पुलिस मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। बता दें कि 2 बदमाशों द्वारा 2 महिलाओं पर फायर किया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर लोकल थाना पुलिस पहुंची थी और मामले की जांच पे पड़ताल में जुटी है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना को लेकर के अभी तक जानकारी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि आरके पुरम इलाके के अंबेडकर बस्ती का मामला आपको बता रहे हैं। तो आरके पुरम के अंबेडकर बस्ती का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 महिलाओं पर बेखौफ बदमाशों द्वारा महिलाओं को गोली मारी गई है। हमलावर महिलाओं पर गोली मारने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। बता दें कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लोकल थाना पुलिस। इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो अहम खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थी थाना पुलिस और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर आ रही है कि 2 महिलाओं को गोली मारी गई है और बदमाश फरार हो गए, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर?
जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ये दक्षिणी दिल्ली का इलाका है, आरके पुरम, और पॉश इलाका माना जाता है। और यहीं पर एक अम्बेडकर बस्ती है जहां पर ये घटना हुई है। बताया जा रहा है ललित नाम का युवक था, उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसा उधार ले रखा था। जो दोस्त है जिनका साथ झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, उनका घर पर भी आना जाना था। दोनों महिलाएं उनसे अच्छी तरह परिचित थी, उनको भाई के तौर पर भी उनको बुलाती थी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कल आज सुबह तड़के 3:30 बजे ललित नाम का युवक कोई काम अपना करके वापसी आया था, तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये गोलाबारी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जब गोली चलाई गई तो वहां पर ये दोनों बहनें जो है, ज्योति और पिंकी नाम की, ये बीच बचाव करने के दौरान अपने भाई को बचाने के लिए वहां पर पहुंच गई। और बीच बचाव के दौरान उनको गोली लग गई, जिसमें एक महिला पिंकी नाम की जो है अभी अस्पताल में भर्ती है, सीरियस कंडीशन में बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है। जी जी प्रवेश, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि वो लोग परिचित थे जिन्होंने बदमाशों ने हमला किया महिलाओं पर, तो कहा जा सकता है कि महिलाओं पर हमला करने वाले जान पहचान वाले थे और कुछ अंदरूनी मामले कलह के चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची थी, उसने अभी तक क्या जांच पड़ताल की? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जो पैसे का लेन देन था, काफी समय से जो है ललित नाम के युवक ने पैसे लिए हुए थे और वो बार बार अपने पैसे वापसी मांगने की डिमांड कर रहे थे और ललित देने में देरी कर रहा था। तो इस वजह से कुछ आपसी अनबन काफी दिनों से उनमें चल रही थी। और उसी विवाद के चलते जो है आज सुबह लगभग 3:30 बजे जब उसके घर पर पहुंचे और बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और उसके दौरान उन्होंने गोली चला दी। जब गोली चलाने की बात नौबत बढ़ी तो वहां पर बीच बचाव करने के लिए दोनों बहनें आ गई और दोनों बहनों को गोली लग गई है। जी प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिल्ली में इस तरह की घटनाएं जो है अब काफ़ी आम होती जा रही है, ख़ास तौर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल इसी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। और उन्होंने साथ साथ सरकार पर निशाना साधा है और साथ साथ ये पूछा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित कब होंगी, क्योंकि जो है उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है और दिल्ली पुलिस अपना काम जो है ठीक तरह से नहीं कर रही है। वही मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है, ये जो पूरा मामला है, ये अम्बेडकर बस्ती का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लेन देन का विवाद था, जिसकी वजह से ये विवाद इतना बढ़ा कि वो गोली तक की नौबत आ गई। और उसमें बीच बचाव के दौरान दोनों महिलाओं को गोली लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो उनसे भी परिचित है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो उनके घर पर उन लड़कों का आना जाना था और पैसों का लेन देन ललित का उन्हीं के साथ चल रहा था। जी जी प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बताया जा रहा है कि आरके पुरम जो कि दिल्ली का एक बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर पुलिस की चाक चौबंद होती है, तो किस तरह से बदमाशों के इतने बेखौफ बुलंद हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने दिन दहाड़े और सबके सामने गोली चलाई है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरके पुरम पॉश इलाका है और इसीलिए शायद हमलावरों ने सुबह तड़के 3:30 या 4 बजे का समय चुना, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी गश्त जो है नॉर्मल हो जाती है। लोग सुबह की नींद जो है काफी उसमें होती है और लोग मुझे लगता है कि इस समय के पहर में जो है काफी गहरी नींद में होते हैं और इसीलिए हमलावरों ने ये समय चुना। और ठीक बताया जा रहा है उससे थोड़ी देर पहले भी ललित कहीं से अपने काम से या किसी काम से गया हुआ था। वो भी ठीक उसी समय थोड़ी देर पहले ही घर पर पहुंचा था और उसके पीछे शायद ये लोग लगे हुए थे। जैसे ही वो घर में पहुंचा था तो उसके बाद ये वाद विवाद बढ़ा था। उसके बाद ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया। और बात करें अपराधियों के हौसले की तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बात पूरी दिल्ली की करें, ये दक्षिणी दिल्ली का मामला है, पूर्वी दिल्ली का मामला है और मैं बता दूं सेंट्रल दिल्ली का मामला है, जहां पर आए दिन कोई ना कोई घटना मैं बता दूं बढ़ती चली जा रही है। और कोई ना कोई ऐसी घटना आपके सामने आ रही है कि चोरी की वारदात बढ़ रही है, गला घोटने की वारदात बढ़ रही है, स्नैचिंग की वारदात बढ़ती चली जा रही है दिल्ली में इस समय। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अपराध की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। जी प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो नंबर है वो काफ़ी शीर्ष पर आता है। इसके बावजूद भी कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता ताकि इसको रोका जा सके। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि अपनी सुरक्षा महिलाओं को ज्यादातर जो है
अपने हाथ में लेनी होगी। दिल्ली पुलिस साफ साफ कई बार इस बात को बोल चुकी है कि रात को ज्यादा देर रात को जो है सड़कों पे नहीं घूमना है, और दिल्ली पुलिस ने कई बार इस बात का आह्वान किया है कि महिलाओं को विशेष तौर पर अपनी सेफ्टी के लिए, चाहे वो कैब में जाए या फिर वो अन्य कोई सुविधा ले, तो देर रात को जो है बचाव के तौर पर थोड़ा सा बचे। और वहीं मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस रात के समय बैरिकेडिंग तो करती है, लेकिन चेकिंग के दौरान की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ढिलाई देखने को मिलती जरूर है। जी प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बेखौफ बदमाशों के कहर जारी है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां पर मामूली विवाद में पड़ोसियों पे झगड़ा हो गया। पड़ोसियों ने पड़ोसी की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। मामूली विवाद में पड़ोसियों में झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का मामला है, जहां पर मामूली विवाद में पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। पड़ोसी ने ही पड़ोसी की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। बता दें कि मामूली विवाद में पड़ोसियों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का मामला है, जहां पर पड़ोसियों में आपस में विवाद हो गया था। तो मामूली विवाद में पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक को मौत की घाट उतारना पड़ा। पड़ोसी ने पड़ोसी की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। बता दें कि मामूली विवाद में पड़ोसियों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरा मामला जो है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर आपस में पड़ोसियों में विवाद हो गया था। और बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में ये पड़ोसियों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। बता दें कि मामूली विवाद में पड़ोसियों में हुआ था झगड़ा, जिसके बाद इस वारदात को दिया गया अंजाम। तो राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद को लेकर के पड़ोसियों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। तो पड़ोसी ने ही पड़ोसी की चाकू से गोद करके हत्या की, उसे मौत के घाट उतारा गया। बता दें कि मामूली विवाद में पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला जो है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में इस तरह के जो घटनाक्रम है वो बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर आए दिन देखा जा रहा है कि एक दूसरे की हत्या की जा रही है और सड़कों पर निर्मम हत्या की जा रही है। तो पड़ोसी ने ही एक पड़ोसी की निर्मम हत्या कर दी, चाकू से गोद करके उसकी हत्या की गई। मेरा भाई खड़ा हुआ था, तो हमारे बगल में दंदन नाम का लड़का रहता है, तो वो आया था। फिर मतलब वो किसी और से मतलब बात कर रहा था, तो मेरे भाई ने मुझे बोलते थे मतलब गाली वाली मत बक। तो उन्होंने तू कौन होता बीच में बोलना ना। उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया कि देखिए यहाँ पे बहसबाजी हो रही है इनकी। इतने में उनका बड़ा लड़का आ गया, वो आके गाली बकने लग गया। फिर वो सीधा उन्होंने आके मेरे भाई के, हम बचाने लगे मैं और मेरे मामा, तो उन्होंने आके मेरे भाई के यहाँ पेट में चाकू मार दिया और फिर वो बक गया। मैंने तो वो चिल्ला के बोला कि मतलब मेरे भाई के चाकू लग गया। फिर सारे के सारे आए, मेरे भाई के कमर पे कपड़ा बांध के उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में ले गए। और फिर वो जो लड़का था मल्ली हो गया। कितने लोग थे मारने वाले? एक ही वो ही था, बस बचाने वाली उसकी मम्मी थी, मैं थी, मेरे मामा। क्या नाम था उसका मारने वाले का? मल्ली। वहीं अगली खबर राजधानी दिल्ली से ही है, जहां पर केंद्र सरकार की अनोखी पहल
केंद्र सरकार ने शुरू की है वाई ब्रेक लेने की पहल। तो केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने शुरू की है वाई ब्रेक लेने की पहल। केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल के चलते वाई ब्रेक का फैसला लिया गया है। तो वाई ब्रेक नाम की एक पहल की शुरुआत की है केंद्र सरकार द्वारा की गई है। बता दें कि सरकारी कर्मचारी रहेंगे स्वास्थ्य और तनाव मुक्त। तो केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल, दिल्ली की केंद्र सरकार ने एक अनोखी पहल जारी की है। केंद्र सरकार ने वाई ब्रेक लेने की पहल जारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल सामने आई है वाई ब्रेक नाम से। इसके तहत सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य और तनाव मुक्त अब रह सकेंगे। तो केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल, केंद्र सरकार ने शुरू की है वाई ब्रेक लेने की पहल। अब बात करेंगे जुल्म की इंतहा की। बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां पर चोरी के शक में मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधा गया। मोबाइल चोरी के शक में युवक को दबंगों द्वारा पेड़ से बांधा गया और उसके बाल काटे गए। युवक से लगवाए गए जबरन जय श्री राम के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे बुलंदशहर से, जहां पर मोबाइल चोरी के शक में युवक को दबंगों द्वारा पेड़ से बांधा गया, उसके बाल काटे गए और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। तो जुल्म के इंतहा में हम बात कर रहे हैं इस युवक की, जिसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जबरन पेड़ पर बांधा गया है और आरोप है कि शक किया गया है कि उसने मोबाइल चोरी किया है। एसएसपी ने पीड़ित परिवार की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि एसएसपी ने सीओ को जांच के आदेश दिए हैं। वो काम पे से आना खाना खाने के लिए घर तक भी नहीं पहुंच पाया और पेड़ से बांध के और जो मार है उसकी वेल्ड निकाल के उसे कितना मारा। हमारी कोई फरियाद नहीं सुनना जी। पुलिस में गए, हमारे लोंडे को उठा लिया, जेल भेज दिया। हमने जिसके नाम लिखवाने हैं उनके नाम लिखवाए, उन्हें रात पकड़ लिए। अब हम पर दवा वगैरह आ जाओ फैसला कर लो, अन्य तुम्हें रहने देंगे, तुम्हारी घर में निकाल देंगे तुम्हारी। किया क्या था? पेड़ से बांध गई महाराज जी। फिर पुलिस ले गई, छानबीन करी, नुगा जी तुम्हारा लौंडा था थाने गया। हम थाने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं बुलंदशहर से। अनिल, आपसे जानेंगे, जिस तरह से एक पेड़ से बांधे गए युवक का मामला सामने आया है, उस पर जुल्म किया गया है, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर? जी अनिल जी। देखिए बिल्कुल जी हारिस, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से ये जुल्म की दास्तां एक सामने आई है, ये हैरान कर देने वाली बात है। देखिए जो हिंदूवादी संगठन जो दबंग लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम युवक के लिए पेड़ से बांध कर और उसको बांध कर जिस तरह से माल लगाई है और माल लगाने के बाद में उसके सिर के बाल भी काटे गए हैं और बाल काटने के बाद में उसके जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लोग इस तरह से जुल्म और जाति भाव में डूबे हुए हैं कि इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का जो कहना है कि हमारा जो बेटा है सुबह काम पे गया था और काम पे जाने के बाद में जब वो खाना खा के आया और खाना खाने के बाद में जब वो काम पे जा रहा था तो वहाँ 2 गाड़ी आती हैं और 2 गाड़ी आने के बाद में हमारे बेटे को उठा के ले जाती है। जब उन्हें जांच पड़ताल पता पड़ती है कि इस तरह से जो कि वो लोग ले गए, तो उन्होंने पुलिस में जिस तरह से ककोट थाने में शिकायत की। तो ककोट थाने जो पुलिस है वहाँ ककोट थाना पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही आई है कि जो पीड़ित है उसी के बच्चे को उन्होंने जेल 151 के मामले में जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो वो एसएसपी के दरबार को खटखटाते हैं और एसएसपी
पूरी तरह से उस पीड़ित परिवार को जांच को आश्वासन देते हैं और आश्वासन के बाद कहते हैं कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो एसएसपी है उन्होंने सीओ सिकंदराबाद के लिए जांच के आदेश भी दिए हैं और उससे पहले उन्होंने एसपी सिटी को भी जांच सौंपी थी। एसपी सिटी ने हालांकि जो पीड़ित परिवार जिस तरह से वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार जमकर वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो के आधार पर एसपी सिटी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तहरीर प्राप्त किया और तहरीर प्राप्त करने के बाद में हालांकि 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही आता है कि आखिरकार पुलिस के द्वारा जो दबंग लोग हैं उनसे मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई न करना एक चिंता का विषय बना हुआ है। जबकि जनपद बुलंदशहर के लगातार एसएसपी पहले से ही आदेश जारी कर चुके हैं। जो माहौल को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, तो जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो नीचे के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को फलीता लगा रहे हैं। अगर बात की जाए जो कुछ दिन पीछे अब त्योहार भी आ रहे हैं, त्योहारों को लेकर लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं और इस तरह की घटना जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को जो भड़काने वाली जो अनिल, जिस तरीके से आपने बताया अनिल, हमने देखा है इस तरह की घटनाएं अब बहुत ही आम होती जा रही है, जहां पर छोटे छोटे से मामलों में लेकर के लोग हैं जो वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो तो जय श्री राम के नारे भी लगवा दिए जाते हैं और पुलिस भी इस पूरे मामले में कुछ नहीं करती। क्या इन लोगों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं, वो इतने बेखौफ हो गए कि उनको पता है कि पुलिस कुछ इस मामले में करेगी नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगी, और तभी शायद उनके इतने बुलंद हो जाते हैं हौसले कि वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हारिस, मैं आपको बता दूं जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है वो वास्तव में हैरान कर देने वाली बात है कि जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और लगातार दावे भी कर रहे हैं कि इस तरह के जो उपद्रव फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए इन दबंगों हिंदूवादी लोगों की, तो कहीं ना कहीं इनके जो अधिकारी हैं और उन कहीं ना कहीं साठगांठ होती है और जिस तरह से साठगांठ के चलते ही ये जो गरीब लोग हैं और गरीब तबके के जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम को फैलाने के कारण ये विवाद पैदा करते हैं और विवाद करने के बाद में जो समाज है उसमें एक तरह से अश्लीलता फैलाते हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी ने मामले को वीडियो वायरल होने के बाद में तत्काल संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेने के बाद में उन्होंने कार्रवाई पीड़ित जो परिवार है उसके खिलाफ उन्होंने उसको आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी है सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस की लापरवाही है तो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद जांच भी बैठाई जाएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर पुलिस कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है तो क्या वो युवक के खिलाफ मोबाइल चोरी का कार्रवाई करने की बात कह रही है या उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसको गंभीरता से भी ले रही है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो अभी तो पुलिस ने जिस तरह से जो मोबाइल चोरी हुआ था उसके आरोप में उस आरोपी को जेल भेज दिया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जो यहाँ जो वीडियो वायरल जिस तरह से पेट से बांधकर जो तालिबानी सजा दी गई है, जबकि इस तरह के कोई भी एक कानून नहीं कहता है कि किसी भी युवक को अगर शक के आधार में अगर कोई उनको शक था तो वो उसके लिए पुलिस के थाने ले जाते हैं, थाने में पुलिस के द्वारा, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने हाथ में कानून को ले लिया। उन्होंने सोचा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी हमारा, कानून को हाथ में लेने के बाद में कुछ जिस तरह से युवक को पेट से बांध के पीटा और उसके सर के बाल काटे, तो कहीं ना कहीं इन दबंगों के इस तरह से हौसले जो बुलंद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और अभी तक अगर कार्रवाई की बात की जाए तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि दर्ज 3 युवकों के खिलाफ कर लिया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम होती जा रही हैं, जब देखा जा रहा है कि आपको बता दें बुलंदशहर से मामला है जहां पर मोबाइल चोरी के शक में एक युवक को बांधा गया, उसके बाल छीले गए और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो इस तरह की तालिबानी सजा दी जा रही है। लोगों ने खुद कानून अपने हाथ में ले लिया है और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई करने का बस आश्वासन दे पाई है, लेकिन कोई कार्रवाई कर नहीं पाई। बात करेंगे खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान में प्रशासनिक शुरू हुआ है फेरबदल। आपको बता दें कि 6 आईएएस और 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो 6 आईएएस और 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बता दें कि 3 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो 3 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि एडीजी पुलिस प्रशिक्षण जयपुर बनाए गए हैं आईपीएस मालिनी अग्रवाल को।
वहीं आईपीएस वंदिता राणा बनी है पुलिस अधीक्षक दौसा। आईपीएस संजीव नैन होंगे डीसीपी जयपुर पश्चिम के। तो वहीं आईएएस आरुषि मलिक बाल अधिकारिका विभाग राजस्थान आयुक्त बनाई गई हैं। तो आपको बता दें कि संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग के आयुक्त होंगे अवधेश मीणा। तो जयपुर से अहम खबर आपको बता रहे, जहां पर राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर 6 आईएएस और 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। आपको बता दें कि 3 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईपीएस मालिनी अग्रवाल एडीजी पुलिस प्रशिक्षण जयपुर बनाई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।